हेलो स्टूडेंट्स। अब जो चैप्टर 5 है उसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं आज। उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। जो भी फूड प्रोसेसिंग है और प्रिजर्वेशन के कौन कौन से मेथड हैं, पुराने कौन से हैं, नए कौन से हैं, कौन कौन सी ऐसी तकनीक हैं जिनसे फूड स्पॉयलेज से बचा जा सकता है, तो वो पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड, यानी सबसे पुराना तरीका कौन सा है जिनसे फूड प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग की जाती है और उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। द ओल्डेस्ट मेथड वर सन ड्राइंग, कंट्रोल फर्मेंटेशन, सॉल्टिंग, पिकलिंग, कैंडिंग, रोस्टिंग, स्मोकिंग, बेकिंग एंड यूजिंग स्पाइसेस एज प्रिजर्वेटिव्स। सबसे पुरानी विधियाँ कौन सी है? धूप में सुखाना है। पहले के टाइम पे से चली आ रही हैं ये सारी चीज़ें। धूप में सुखा देते हैं चीज़ों को ताकि उनका मॉइस्चर रिमूव हो जाए, और मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा तो वो एक प्रोसेसिंग का काम करेगी और लंबे टाइम तक हम उन चीज़ों को रख सकते हैं। जैसे पापड़ बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं, जो चिप्स बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, उनको सुखाया जाता है उन धूप के प्रेजेंस में। तो उसमें क्या होता है, चीज़ों को लंबे टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि उनका मॉइस्चर रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है नियंत्रित खमीरीकरण, यानी कंट्रोल फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जैसे होता है खमीरीकरण करना। बेस्ट एग्जांपल है इसका, जैसे इडली जो है वो एक फर्मेंटेड फूड है। तो उसमें क्या है, माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, आपके डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। नेक्स्ट इज़ सॉल्टिंग या पिकलिंग, यानी नमक लगा कर रख देते हैं चीज़ों को, या उनका अचार बना देते हैं तो हम लंबे समय तक उसे कंज्यूम कर सकते हैं। सेकना है, भूनना है। यहाँ स्मोकिंग का मतलब है धुएं के द्वारा पकाना, चूल्हे में पकाना। मसालों का संरक्षण के रूप में, संरक्षण मतलब प्रिजर्वेटिव जो होते हैं जो लंबे टाइम तक यूज़ करने के लिए हेल्प किए जाते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। तो ये सब थे ट्रेडिशनल मेथड्स। नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग मेथड टू प्रिवेंट फूड स्पॉयलेज। भोज्य पदार्थों की खराबी से बचने के लिए कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। स्टार्ट करते हैं। पहला है एप्लीकेशन ऑफ हीट या हाई टेम्परेचर, ऊष्मा या उच्च ताप का प्रयोग करके। अब फूड स्पॉयलेज यानी जो भोजन है उसकी खराबी से अगर बचना है तो सबसे पहला तरीका क्या किया जाता है, या तो उसे हाई हीट पे अप्लाई किया जाता है या हाई टेम्परेचर पे उसे रख दिया जाता है। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, हीट करना, बॉयल करना, कुकिंग या पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन अभी हमने देखा था क्या होता है। कुकिंग, जो हम कुक करते हैं फूड को तो ऑब्वियसली वो बॉइलिंग पॉइंट तक ही होता है, उसके बाद हम उसे नॉर्मल हीट पे रखते हैं। और बॉइलिंग करना है, हीटिंग करना है, ये सारे हो गए हाई टेम्परेचर। तो जब हाई टेम्परेचर पे कोई चीज़ रखी जाती है तो आपको बताया था जैसे पाश्चराइजेशन में होता है, वो माइक्रोब्स डेड हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी नहीं हो पाती है, इसलिए उन चीज़ों को आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ रिडक्शन ऑफ पीएच, यानी पीएच को कम करना। पीएच को कम कैसे करेंगे, यूजिंग एसिडिक मीडियम लाइक लेमन एंड विनेगर। अब लास्ट वीडियो मैंने आपसे पूछा था कि पीएच जो है उसमें हाई पीएच पे ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं या लो पीएच पे, तो इसका आंसर आपको अब दिख रहा है कि हमें पीएच जो है वो कम यूज़ करनी पड़ती है ताकि हम अपने फूड प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा चला सकें। और कम पीएच वाला हो गया, यानी कि जो पीएच है वो 7 से जो कम होते हैं वो एसिडिक कहलाते हैं, और 7 से ऊपर वाले 14 तक जो है वो क्या कहलाते हैं, एल्कलाइन कहलाते हैं या क्षार कहलाते हैं। तो अम्ल और क्षार का जो रेशियो है वो भी कई ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है फूड स्पॉयलेज से बचने के लिए। और अम्लीय माध्यम में सबसे बेस्ट तरीका है विनेगर यूज़ करना, यानी सिरका यूज़ कर सकते हैं और नींबू यूज़ कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है रिमूवल ऑफ वाटर मॉइस्चर, या ड्राई करना, नमी हटाना या सुखाना। क्योंकि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो बढ़ाते हैं फूड स्पॉयलेज को। बताया था ना, टेम्परेचर है कितने टेम्परेचर पे, 5 से लेके 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक डेंजर जोन होता है, उस पे ज़्यादातर उनका रिस्क होता है ग्रो करने का, माइक्रोब्स का। तो उससे या तो कम रखना पड़ता है या उससे ज़्यादा रखना पड़ता है। और मॉइस्चर जितना होगा उतनी जल्दी ख़राब होती है चीज़ें, पीएच जितना उनका ज़्यादा होगा उतनी जल्दी ख़राब होंगी। इसलिए इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए उन्हीं से रिलेटेड मेथड्स बना दिए गए हैं। तो थर्ड मेथड क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉइस्चर, यानी ड्राई करना, मॉइस्चर हटाना। इसके लिए सबसे बेस्ट है सन ड्राई, धूप में रख देना, या फिर डिहाइड्रेशन। आजकल ऐसी मशीन्स आ गई हैं जिससे जो मॉइस्चर है वो रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टोरेज। जब आप किसी चीज़ को स्टोर करके रखते हो तो उसका तापमान अगर आप कम कर दोगे तो भी क्या है, माइक्रोब्स एक्टिव नहीं हो पाएंगे और जो सामान आपने रखा है फूड का वो ज़्यादा दिन तक चल सकेगा और उसमें स्पॉयलेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब टेम्परेचर कम होने में कौन कौन से हैं, 3 टाइप से हम इसको पढ़ सकते हैं, रेफ्रिजरेशन से, कोल्ड स्टोरेज से और फ्रीजिंग से। तो इसमें कौन कौन से आ गए, रेफ्रिजरेशन से आप देख सकते हो
रेफ्रिजरेशन में क्या है, 4 से लेके 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है, उसको प्रशीतन बोलते हैं हिंदी में, यानी जो नॉर्मल फ्रिज का टेम्परेचर है वो ये होता है। नेक्स्ट है कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, -1 डिग्री से -4 डिग्री, जो अंदर फ्रिज के अंदर जो अंदर फ्रीज़र होता है जहाँ पे बर्फ़ हम जमाते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर है वो ये होता है, और उसको शीतगृह बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज। या फ्रीजिंग, फ्रीजिंग है -18 डिग्री और बिलो, यानी इससे भी कम। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, उनमें बड़े फ्रीज़र्स होते हैं, उनका टेम्परेचर ये रखा जाता है -18 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम, ताकि ज़्यादा चीज़ों को एक साथ स्टोर किया जा सके। तो ये 3 टाइप के हो गए जहाँ पे हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की उपलब्धता कम करना या उन पर नियंत्रण करना। अब ऑक्सीजन भी एक पॉइंट है जो कि बढ़ा देता है फूड के स्पॉयलेज को, या फूड ख़राब होने के लिए ज़िम्मेदार है। जैसे कि एग्जांपल दिया था एप्पल का, एप्पल कट करके रखते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो वो ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, कौन सा मेथड डेवलप किया है, केनिंग का, यानी जिसमें हम पैकेजिंग कर सकते हैं, केनिंग करते हैं, और उससे तो केनिंग और पैकेजिंग जो प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है उसको कंट्रोल कर दिया जाता है। जो केन प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे, केन में आते हैं चीज़ें आजकल, तो रेडी टू ईट होती हैं वो, तो उसके लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है उसकी कमी कर देते हैं। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो चीज़ ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट इज़ नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस फूड, यानी संसाधित खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण, यानी उनकी प्रोसेस के अकॉर्डिंग उनको कैटेगरी में बांटा गया है कि उसमें कितनी प्रोसेसिंग हो रही है, कितना चेंज हो रहा है। फर्स्ट है मिनिमली प्रोसेस फूड, जिसको बोलते हैं न्यूनतम संसाधित खाद्य। ये कम से कम संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं जिनसे ताज़े खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहती है, और सामान्यतः इसके लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रक्रियाएँ हैं ये जो दे रखी है प्रोसेस, ये सारी, जैसे क्लीनिंग है, ट्रिमिंग है, उनकी शेलिंग है, पील करते हैं, छिलका उतारते हैं, कटिंग करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं, ये सारी, यानी नाम से पता चल रहा है न्यूनतम संसाधित खाद्य, जिनमें प्रोसेस जो है वो बहुत कम किया जाता है या बहुत किया ही नहीं जाता है, कम किया जाता है। छिलके सिर्फ उतारना है, उनकी कटिंग करनी है ताकि उनकी गुणवत्ता जो है वो बनी रहे, क्योंकि जो कच्चे पदार्थ में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कुकिंग के टाइम पे लॉस हो जाते हैं, इसलिए इनकी जो गुणवत्ता है वो बनी रहे, उसके लिए इनको मिनिमली प्रोसेस फूड कहा जाता है। जो इसको काट के या जो छील के रख देते हैं और रेफ्रिजरेशन कर देते हैं, यानी कम ताप पे उन्हें स्टोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है प्रिजर्व फूड, जिसको बोलते हैं संरक्षित खाद्य। अब ये क्या होते हैं, नाम से चल रहा है उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसमें इतनी प्रोसेसिंग की जाती है ताकि वो प्रिजर्व रहें। द फूड्स ऑफ प्रिजर्वेशन यूज टू डू नॉट चेंज द कैरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट subsistently, and frozen peas and vegetables, canned fruits and vegetables are the examples। इसके अंतर्गत संरक्षण के लिए प्रयुक्त की गई विधियां हैं उत्पाद के गुणों में अधिक परिवर्तन नहीं करती हैं, जैसे हिमशीतित मटर हैं, हिमशीतित सब्जियां हैं, निर्जलित मटर हैं, यानी इनमें क्या कर दिया जाता है, उन्हें प्रिजर्व कर दिया जाता है। जैसे मटर होते हैं, मटर क्या है हर सीज़न में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, या कॉर्न्स हैं, तो उनको क्या कर दिया जाता है, प्रिजर्व करने के लिए डीप फ्रीज़ कर दिया जाता है। मटर को छील के आप डीप फ्रीज़र में खुद भी रख सकते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, आपको हर टाइम वो अवेलेबल रहता है और उसकी जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहती है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये सब हैं प्रिजर्वेटिव फूड्स। और इसमें आजकल अलग अलग टाइप की सब्जियां भी आ गई हैं, और डिब्बाबंद फल भी होते हैं जो एकदम रेडी होते हैं और प्रिजर्व होते हैं, तो उनको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर फूड। अब मैन्युफैक्चर क्या है, विनिर्मित खाद्य पदार्थ, यानी एक चीज़ से आप और कौन सी अलग चीज़ में उसको डेवलप कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो। इस प्रकार के उत्पादों में कच्ची सामग्री के गुण लगभग समाप्त हो जाते हैं और संरक्षण के लिए कुछ मूलभूत विधियाँ काम में लाई जाती हैं। अक्सर विभिन्न संगठनों जैसे नमक, शक्कर, तेल, रासायनिक संरक्षणों का उपयोग किया जाता है, और इसके उदाहरण हैं अचार, जैम, मुरब्बा, शरबत, पापड़ और वड़ी। यानी ये जो मैन्युफैक्चर फूड है, इसमें जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी जो मूलभूत विशेषता थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आम का अचार ही बन रहा है, तो आम की जो क्वालिटी होती है कच्चे में, वो पकने के बाद और चेंज हो जाती है, और जब अचार बना दिया जाता है तो उसमें एक नया टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है नया, और उसको काफ़ी टाइम तक आप प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं।
नेक्स्ट है फॉर्मुलेटेड फूड। जो फॉर्मुलेटेड फूड होते हैं उनको बोला जाता है फार्मूलाबद्ध खाद्य, यानी आपको नाम से पता चल रहा होगा कोई ना कोई फार्मूला यूज़ करके उसका फॉर्म चेंज कर दिया जाता है, एक ही चीज़ को दूसरे फॉर्म में डेवलप कर दिया जाता है। तो फार्मूलाबद्ध खाद्य क्या है? विभिन्न संगठनों को मिलाकर और संसाधित करके ये उत्पाद तैयार किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है डबल रोटी है, यानी ब्रेड है, बिस्किट है, आइसक्रीम है, केक, कुल्फ़ी है, तो इनकी फॉर्म चेंज कर दी गई है। अब नॉर्मल आटा जो है वो आप फ्रिज में भी अगर स्टोर करते हो तो एक दिन से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, ख़राब हो जाता है, उसकी क्वालिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वैसे ही अगर उस आटे को और ज़्यादा प्रोसेस में ला दिया गया है, उसमें एक और चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, उसको बेक कर लिया है तो केक की फॉर्म में हो गया है, बिस्किट्स बना लिए हैं उसी के ही, तो वो ज़्यादा टाइम तक चल सकते हैं। तो ये हैं फॉर्मुलेटेड खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट है फूड डेरिवेटिव्स। फूड डेरिवेटिव्स होते हैं खाद्य व्युत्पन्न, यानी एक चीज़ का और क्या क्या फॉर्म बदली जा सकती है। फूड डेरिवेटिव्स में उद्योगों में खाद्य पदार्थों के संगठनों को कच्ची सामग्री के शोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे गन्ने से शक्कर, अब गन्ना है उसी से शक्कर बन रही है तो वो उसका क्या हो गया? डेरिवेटिव हो गया शुगर का। और तिलहन है, यानी तिलहन नॉर्मल जैसे सरसों जो बीज होते हैं सरसों के, वो हम खाने में भी यूज़ करते हैं और उसका तेल भी यूज़ करते हैं, तो वो उसका डेरिवेटिव हो गया है। लाइक इसमें आपको एग्जांपल दिख रहा है कॉर्न, जो मक्का है, जो उसका कॉर्न स्टार्च भी बनता है, मक्के का आटा भी बनता है, उसके पॉपकॉर्न्स भी बनते हैं, तो ये उसके डेरिवेटिव्स हो गए हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल फूड। फंक्शनल फूड को बोलते हैं संश्लेषित खाद्य पदार्थ। दीज आर फूड्स दैट कैन हैव अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, एग्जाम्पल प्रोबायोटिक्स या लाइकोपिन। ये जो उत्पाद हैं ये सूक्ष्म जैविक या रासायनिक संश्लेषण द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं। अब ये क्या है? इनमें माइक्रोब्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं, बैक्टीरिया होते हैं ये, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। जैसे योगर्ट है, दही है, प्रोबायोटिक है, और याकुल्ट आपने ऐड देखा होगा, वो भी क्या है? एक बैक्टीरिया ही है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है और आपके डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। और लास्ट है मेडिकल फूड। अब मेडिकल फूड क्या होते हैं? जिनको चिकित्सीय खाद्य बोलते हैं। दीज आर यूज्ड इन डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़। फॉर एग्जांपल लो सोडियम सोल्ट है, या लैक्टोज फ्री मिल्क है, पर्सनस विद लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो चिकित्सीय खाद्य मतलब आपको नाम से पता चल रहा होगा मेडिकल के बेस पे इनको तैयार किया जाता है। जैसे लो सोडियम सॉल्ट बनाया गया है आजकल, ताकि जो हाइपरटेंशन है, बीपी की प्रॉब्लम है, उसको कम किया जा सके। और लैक्टोज़ फ्री मिल्क बनाए जाते हैं जिसमें लैक्टोज़ नहीं होता है, क्योंकि कई जो लोग होते हैं उनको लैक्टोज़ है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए लैक्टोज़ फ्री मिल्क बनाया जाता है, या सोयाबीन मिल्क बनाया जाता है। तो इस टाइप से ये क्या है? मेडिकल फूड है, जो कि मेडिकल अपनी फैसिलिटी देते हैं आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। और ये सातों जो थे वो फूड्स थे उनकी प्रोसेसिंग के आधार पे, यानी उनकी प्रोसेसिंग में क्या ऐड किया जाता है, क्या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, क्या प्रोसेस में चेंजेस किए जाते हैं, वो सब हैं। नेक्स्ट है नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। जो खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल क्या क्या चाहिए? फूड एज अ मटेरियल, फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रेसिपी डेवलपमेंट, यानी 3 तरीके से आपको इसमें ज़रूरत होती है, आपकी स्किल्स की और नॉलेज की, और अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग नॉलेज की ज़रूरत है। अब पढ़ते हैं जीविका के लिए तैयारी, यानी आपको अगर कैरियर इसमें बनाना है इस फील्ड में, तो आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो फूड इंडस्ट्री इज़ इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट। फॉर प्रिपेयरिंग द कैरियर सम नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड। मतलब जो फूड इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चर होती है, रिसर्च भी होती रहती है, उस पर नए नए प्रोडक्ट्स भी डेवलप होते रहते हैं। तो बहुत वाइड एक ये फील्ड है और उसके लिए आपको नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत है। तो कैरियर के लिए आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए? नॉलेज ऑफ फूड साइंस, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, यानी जो खाद्य विज्ञान है, खाद्य रसायन है, सूक्ष्म जीव विज्ञान, खाद्य संसाधन विज्ञान, ये जो साइंस के जितने भी पार्ट्स हैं कवर हो रहे हैं, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ एनालिसिस ऑफ कंपोजिशन, क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड। जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनका संगठन कैसे होता है, यानी किन चीज़ों से अंदर बना हुआ होता है, उनमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा का विश्लेषण भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है सेंसरी इवैल्यूएशन एंड एक्सेप्टेबिलिटी। अपने सेंसेस का यूज़ करके आपको इवैल्यूएशन करने होते हैं फूड प्रोडक्ट्स को, और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जाननी होती है कि वो स्वीकार्य होंगे या नहीं होंगे।
नेक्स्ट इज़ फूड पैकेजिंग एंड लेबलिंग। खाद्यों को पैक करना है और उन पर लेबल लगाना है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसकी एक अलग स्किल्स होती हैं अपनी। नेक्स्ट है स्किल इन फूड प्रिपरेशन एंड कुकिंग। खाने के बारे में नॉलेज तो होनी ही चाहिए, साथ में खाना बनाना भी आना चाहिए, तो इसमें भी आपकी स्किल्स ज़रूरी हैं। और लास्ट है यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्योंकि आजकल इतनी टेक्निक यूज़ हो रही हैं, मशीनरी यूज़ करनी पड़ती है इंडस्ट्रीज़ में, तो उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी टेक्निक आजकल ट्रेंड में है, या और आप अपनी कौन सी टेक्निक सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स किसके लिए हैं, आप जो अगर कैरियर चूज़ करते हैं इस फील्ड में, तो इन नॉलेज और स्किल्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। अब आती है बात, अगर आप 10+2 कर लेते हो और उसके बाद अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, कहाँ कहाँ इसके लिए ऑफ़र्स होते हैं, कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, वो देखते हैं। तो आफ्टर 10+2 या 12th के बाद और इसके इक्विवेलेंट को एग्ज़ाम अगर आप देते हो, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वन कैन परस्यू शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट, यानी कम अवधि के जो प्रमाण पत्र हैं, सर्टिफाइड कोर्सेज़ होते हैं, वो कर सकते हैं आप इसी फील्ड में। फूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी होता है और फूड इंडस्ट्री में भी इनके कोर्सेज़ हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, और फूड कॉलेजेस बनाए गए हैं काफ़ी, उनमें आप ये अप्लाई कर सकते हो। क्राफ्ट एंड डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो अलग अलग इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में, और एज़ वेल एज़ द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है मैसूर में, वहाँ पे भी आप शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो। 6-7 महीने की जो इंटर्नशिप है वो कर सकते हो, 1 साल के कोर्सेज़ भी होते हैं, उनसे भी आप नॉलेज ले सकते हो। सच कोर्सेज आर सुटेबल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर प्लेसमेंट इन स्मॉल स्केल यूनिट। अब ये जो शॉर्ट टर्म वाले सर्टिफिकेट है ये आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं आगे, फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। अगर आप अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उसमें यूज़ हो सकता है, और जो स्मॉल स्केल यूनिट हैं, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैचलर, जब आप ले लेते हो डिग्री, बैचलर और मास्टर डिग्री के बाद इसमें क्या स्कोप है, रिसर्च क्वालिफिकेशन प्रोवाइड जॉब इन द फूड इंडस्ट्री। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है यानी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके बाद आप फूड इंडस्ट्री में रिसर्च की जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए एप्लीकेबल हो जाते हो, रिसर्च वर्क कर सकते हो, लार्ज स्केल यूनिट में आप काम कर सकते हो, रिसर्च एंड ट्रेनिंग में एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो। There are industries offering post-graduate courses in specialized aspect of food processing and technology। जैसे आपको बताया फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में आजकल पीजी भी होते हैं, उनमें डिप्लोमास भी होते हैं और डिग्री कोर्सेज़ भी होते हैं, तो बहुत सारी इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कैरियर के। तो ये सारे पॉइंट्स थे। नेक्स्ट स्टूडेंट मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी फूड लेबलिंग के बारे में, क्योंकि जो फूड लेबल है ये आपके थ्योरी में भी है और इवन प्रैक्टिकल पार्ट में भी आता है कि फ़ूड लेबल क्या होता है। अब नॉर्मली आप मार्केट में जाते हो फॉर एग्जांपल, तो आप उसके पीछे जो लेबल है, कोई भी प्रोडक्ट है, क्या देखते हो, मैक्सिमम रेट देखते हो या मैन्युफैक्चरिंग कब तक उसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हो। लेकिन उसके साथ ही और भी चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे उसकी कंपनी का नाम है, कहाँ बनी है, उस पर कौन सा फूड मार्क है, उस पर FPO है या एग मार्क है या ISI मार्क है, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है, कितनी मात्रा में यूज़ किए गए हैं, वो कौन सा केमिकल या प्रिजर्वेटिव है, ये भी लिखा होता है। क्योंकि इन सब की लेबलिंग के बाद ही वो जो फूड प्रोडक्ट है वो वेरीफाई होता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद ही मार्केट में आता है। ऐसा नहीं किसी ने भी बना लिया है और वो मार्केट में एप्लीकेबल हो गया है। तो फूड प्रोडक्ट में जब लेबलिंग की जाती है तो फूड लेबलिंग में काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, और आपको भी ध्यान देनी चाहिए जब आप एज ए कस्टमर और कंज्यूमर आप यूज़ कर रहे हो उस चीज़ को। उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट देखने की आदत डालो, जैसे उनके पीछे न्यूट्रिशन फैक्ट दिए होते हैं, कितनी कैलोरीज़ हैं, कौन सा केमिकल यूज़ किया गया है, ट्रांस फैट है या शुगर यूज़ की गई है, तो उसके बेस पे आपको पता चलता है कि आप कितनी कैलोरीज़ खा रहे हो, वो आप जो खा रहे हो काम का है भी या नहीं, और हर लेवल पे लिखा होता है। तो अब देखते हैं फूड लेवल के कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी होते हैं। पहला इसमें आपको दिख रहा होगा डेट मार्किंग। डेट सबसे पहले देखी जाती है, कब तक आप यूज़ कर सकते हो वो लिखा होता है, इस पर प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है, नेट वेट लिखा होता है, कितना वेट है उसका, इंग्रेडिएंट कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन है, डेट हो गई, प्रोडक्ट का नाम हो गया, वेट हो गया है, इंग्रेडिएंट की लिस्ट है कि कौन कौन से उसमें मटेरियल यूज़ किए गए हैं, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन होती है, और इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं यूज़ के कई बार ना, कि आपने देखा होगा कि उसको डार्क प्लेस में रखो, बच्चों की रीच से दूर रखो, या धूप में नहीं रखना है, ये सब उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। और मैन्युफैक्चरर्स की डिटेल होती हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो किस
चीज़ के लिए बना रही है, ये वो सारी डिटेल्स इसमें लिखी होती हैं। तो ये होता है फूड लेबल, और ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल में भी आपको बनाने के लिए आता है ये पार्ट। ओके, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है अपना कैरियर एवेन्यूज़, यानी जीविका और कैरियर के अवसर। अब हमने ये तो बात कर ली कि हम कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन और क्या हमारे पास कैरियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं, फील्ड कौन कौन सी हैं इसी फील्ड में, वो देखते हैं। The Indian food industry with the size of 61 billion $, रैंक 5th in term of size, यानी साइज़ के अगर बात की जाए तो जो अपनी इंडस्ट्री है इंडिया की फूड इंडस्ट्री, वो 5th रैंक पे आती है। बहुत बड़ी है ये अपनी इंडस्ट्री। कंट्रीब्यूट्स नियरली 6% ऑफ GDP, जो GDP होती है उसका 6% कंट्रीब्यूट करती है फूड इंडस्ट्री, और 13% जो है वो इंडियन एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट करती है, यानी एक्सपोर्ट भी होता है 13% अपने यहाँ जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो। और इट इन्वॉल्व 6% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, जो अपनी इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट है उसमें से 6% फूड इंडस्ट्री करती है इंडिया की। की सेगमेंट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री आर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, स्नैक्स, फूड्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो ये सारी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर हमारे यहाँ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट इनके कैरियर ऑप्शंस देखते हैं। क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आप प्रोडक्शन मैनेजर यानी उत्पादन प्रबंधक बन सकते हो। सारी नॉलेज और स्किल्स आपके पास होंगी, आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे, तो आप इन चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, परियोजना कार्यान्वयन। आप जो अपनी प्लानिंग आप कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग के साथ साथ जो भी स्टार्टअप हो रहा है उसमें प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनकी परियोजना बना सकते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सनल के रूप में काम कर सकते हैं। सेंसरी एवेल्यूशन के रूप में काम कर सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस के रूप में, जो गुणवत्ता जांचते हैं। फूड इंस्पेक्टर्स भी होते हैं जैसे आपने सुना होगा, तो उनका काम भी होता है इस फील्ड में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप काम कर सकते हैं, नए नए रिसर्च कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं आप इस फील्ड में। प्रोजेक्ट फाइनेंस में आप काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट स्पाइरल में भी आप कर सकते हैं, कंसल्टेंसी में कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर सकते हैं। अपना नया सेटअप बहुत ज़्यादा इसमें बनाता है लोग, तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षण और शोध कर सकते हैं। उद्यमशीलता विकास है, परामर्श देना है यानी उनको सजेशंस देने हैं। कंसल्टेंसी है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और लास्ट आता है टेक्निकल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं मार्केटिंग के लिए वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी की इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो ये वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ कर सकता है। ओके, तो ये सारे जो टॉपिक्स थे ये थे हमारे चैप्टर 5 से। बाकी स्टूडेंट आप जो वीडियोज़ है वो कंटिन्यू फॉलो कीजिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्टडी से कांटेक्ट में रहिए। ऐसा नहीं है कि इस टाइम ऐसी कंडीशन है तो हमको ज़्यादा स्ट्रेस लेना है, लेकिन इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि हमारा जो अटेंशन है वो कम हो जाए पढ़ाई से। तो अपना ध्यान रखिए बहुत। ऑल द वेरी बेस्ट और हैव ए नाइस डे। बाकी जो चैप्टर है वो आगे की वीडियोज़ में हम कंटिन्यू करेंगे।